पहले लास्ट क्लास का अपने होमवर्क चेक कर लेते। मैं तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक कैलकुलेटर चाहिए बस, अच्छा वाला। वैसे ही किया जैसे क्लास में सर आए थे। हो गया 5 मिनट में। लास्ट क्लास मैंने एक होमवर्क दिया था कि यदि किसी बंदे की टोटल इनकम 32 लाख है, एक्सपेक्टेड टीडीएस है 4 लाख, तो एडवांस टैक्स का क्या शेड्यूल है? ये सेम सम दिया 130 लाख और 10 लाख। ये सेम सम दिया 250 लाख और 20 लाख। तो 3 सम ऐसे दिए हुए थे, अपने तो आंसर मैच करना है। लेट्स मैच योर आंसर। आंसर 1 32 लाख की इनकम है, तो सबसे पहले अपने 22 पे 30 मार देते हैं। 6,60,000 एक बार 500 इंटू 1.04 1.004। ये मेरा आ गया टैक्स लायबिलिटी 803,400। इसमें से टीडीएस माइनस कर देता हूँ 4 लाख। 4 लाख नहीं, 4,03,400। इसको ऊपर 15% देना पहले, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया 15 जून का 60,510। 510। 15 सितंबर का इंस्टॉलमेंट आ गया, इसका डबल 121,020। 15 दिसंबर का भी सेम आ गया 121,020। और 15 मार्च का याद याद यदि ये 30% है तो 25% कितना होगा? 100,850। लो भाई, 30 सेकंड में आंसर पहले वाला। दूसरे वाले का भी ऐसे 30 सेकंड में निकालते हैं। इनकम कितनी है? 130 लाख। इनकम है 130 लाख, तो 120 लाख का पहले 30% निकाल लेते हैं। 3 लाख नहीं, 36 लाख। भाई 120 लाख लिखो हो ना। 36 लाख। अब 10,12,500 ऐड कर देते हैं, इंटू 1.15 कर देते हैं, इंटू 1.04 कर देते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी आया 44,40,150। 44,40,150। उसमें से टीडीएस 10 लाख हटा देते हैं, याद या 34,40,150। इसका 15%, 5,16,022 रुपए। 10,32,045 रुपए। 10,32,045 रुपीज। यदि ये 30% है तो 25% कितना होगा? 8,60,038। इतना आपको एडवांस टैक्स देना है। मैच दिया क्या? क्या गलत किया मैडम आपने? 1,35,00,000 का टैक्स है आपका। हाँ, 1,30,00,000 का इनकम है तो 1,35,00,000 का टैक्स कैसे हो सकता है? बढ़िया है, सोचे तो सही है आप। 1,30,00,000 की इनकम है, मैडम निकाल रही है 1,35,00,000 का टैक्स। और मैडम बोल रही है मैंने सोचा, बहुत सोचा। 250 लाख की इनकम है, कितना 260 लाख का टैक्स है? नहीं नहीं, 240 इंटू 0.3। टैक्स ऐड किया 73,12,500 का टैक्स है। इसको ऊपर 1.25 25% सरचार्ज है। सब मिला के टैक्स है 95,06,250। उसमें से 20 लाख का मेरा टीडीएस दिया हुआ है। 75,06,250 इंटू 15%, तो 15 जून को आपको देना चाहिए इसका 11,26,000।
15 सितंबर के दिन आपको देना चाहिए इसका डबल 22,52,000। 15 दिसंबर के दिन आपको देना चाहिए सेम अमाउंट, और 15 मार्च को आपको देना चाहिए 18,76,670। हाँ, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन का एरर हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक, 10 रुपए में राउंडेड ऑफ करना चाहिए। चलो एनी हाउ, मोटा मोटी आप लोग को निकालना आ गया। जब आपका ऐसा अपसेट डेटा आ रहा था मैडम, तो आपको लिख के करना चाहिए था। आपने लिख के किया ईपी? हाँ, तो दूसरा वाला करना चाहिए था ना, जब आपका आंसर अपसेट आ रहा था। तो एनी हाउ, एडवांस टेस्ट निकालना हमें मोटा मोटी तो आ गया। अब हम लोग कुछ और बातें, नहीं नहीं कर पाऊंगा, ना ना ना, तो ऐसे नहीं कर सकता था, ऐसे नहीं कर सकता। आओ, अब जो सम हमने अभी तक किया और जो अच्छे सम्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सोचने की बात है कि आप 15 जून के दिन एस्टिमेट कर रहे थे कि आपकी इनकम होगी सपोज 40 लाख। 15 सितंबर तक जाते जाते क्या आपका एस्टिमेशन चेंज नहीं हो सकता क्या? या एक बार जो सोच लिए वही करना पड़ेगा? नहीं, आपका एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। 15 जून के दिन मेरे को लगा कि हम 40 लाख कमाएगा, 15 सितंबर में मेरा मार्केट अच्छा हो गया, मुझे लगा नहीं नहीं 40 नहीं 50 कमाऊंगा, तो गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी नहीं भैया 40 पे टैक्स दो। और 15 दिसंबर के दिन मुझे लगता है कि नहीं मार्केट खराब हो गया 42 कमाऊंगा, और 15 मार्च से दिन लगा कि मार्केट बहुत अच्छा हो गया 60 कमाऊंगा। तो फ्लक्चुएशन तो हो ही सकता है ना। तो क्या एस्टिमेशन में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है? आंसर इज यस। तो फ्लक्चुएशन हो तो फिर टैक्स कैसे देना है, ये देता है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे, पहले यही सीखते हैं, फिर और बातें, और पहले वही सीखते हैं फिर और बातें। इलस्ट्रेशन नंबर जो भी देना दे देना। मिस्टर एक्स हैज estimated income on 15 June of the previous year, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, रुपीज 20 लाख, टीडीएस 1 लाख। On 15 September, his estimated change, his estimation change, अब वो सोच रहा है नहीं यार थोड़ा बेसी हो जाएगा अपने, टू रुपीज 30 लाख। टीडीएस एस्टिमेशन भी चेंज हो सकता है 1.2 लाख। 15 दिसंबर के दिन उसका एस्टिमेशन फिर चेंज हो गया, चेंज टू रुपीज 40 लाख। एंड ऑन 15th March 32 लाख। टीडीएस भी चेंज हुआ 1.5 लाख, और यहाँ पे टीडीएस फाइनली सेटल हुआ 1.1 लाख। इस तरीके से उसका एस्टिमेशन बार बार चेंज हो रहा है। इतना टफ एग्जाम में देता नहीं, लेकिन ठीक है ना, सीख लेते हैं। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा? 4 कॉलमनर आंसर होगा। सर कैलकुलेटर में सिखा देंगे, रुकना कर लेंगे, क्या है बड़ी है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहले सम रिपीट कर लेते। एस्टिमेटेड इनकम कितनी है बता दो, ताकि बार बार सम नहीं देखना पड़े। तो सर यहाँ पे मेरी एस्टिमेटेड इनकम 20 लाख है, फिर 30 सोचा, फिर 40 सोचा, और फिर मैंने फाइनली सोचा 32 लाख। ठीक है, एस्टिमेटेड टीडीएस अपने को पता ही है, बाद में देंगे। अच्छा, इसमें आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी है ये बता दो। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेटर काम आएगा। 20 लाख का टैक्स लायबिलिटी कितना होता है?
तो भैया 10 लाख पे 1/12 500 और 10 लाख पे 3 लाख, 4,12,500 इंटू 1.04। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है 4,29,000। इसका भी निकाल दो। 20 लाख का 6 लाख और 10 लाख का 1/12 500। इसके ऊपर भी कोई सेस नहीं लगा, कोई सरचार्ज नहीं, 1.04। ठीक है ना स्पीड। हाँ 40 लाख, तो 10 लाख को छोड़ो, 30 लाख का 9 लाख और 10 लाख का 1/12 500। इसमें भी कोई सरचार्ज नहीं है, सेस लगा 1.04। 10,53,000। 32 लाख, तो 22 लाख का 660 और 10 लाख का 1/12 500। इस पे भी कोई सरचार्ज नहीं है, सेस लगा 1.04। 803,400 हो गया टैक्स लायबिलिटी। एस्टिमेटेड टीडीएस दिया हुआ सब में। पहले का 1 लाख, ये जो दूसरे का 1.20 दूसरे इंस्टॉलमेंट के समय, फिर 1.50 और फाइनली 1.10। ठीक है, तो एस्टिमेटेड, सब एस्टिमेटेड है टैक्स पेबल। तो ये आया 3,29,000, ये आ गया 6,21,000, ये आ गया 10,53 है ना, तो 9,03,000 और ये आ गया 8,03,000 है, तो 7,00,000, 6,93,400। ये बात चेक कर लेते हैं, माइनस 810, 6,93,400। तो आपका एडवांस टैक्स कितना बनता है भैया? यहाँ पे 15% अप टू, यहाँ पे अप टू 45%, यहाँ पे अप टू 75%, यहाँ पे अप टू 100%। तो यहाँ पे अपने कितना दे देना चाहिए था एडवांस टैक्स? ये परसेंटेज में, ये अमाउंट में, इन रुपीज। 329 का 15%, 329 का 15% हुआ 49,350। ठीक है, तो इतना देना है 49,350। यहाँ पे ये इसमें से पहले कुछ दिया हुआ है, अमाउंट अर्लियर पेड कुछ है? नहीं सर, ये तो पहला इंस्टॉलमेंट है, तो अमाउंट अर्लियर पेड कुछ नहीं है, तो एडवांस टैक्स पेबल आ गया आंसर यहाँ पे 49,350। 15 जून के दिन भाई साहब आप इतना दे दीजिए, क्योंकि 15 जून के दिन थोड़ी पता था कि 15 मार्च को हम क्या एस्टिमेट करेंगे। तो 15 जून के दिन हम 20 लाख को कंसिडर करके यहाँ पे इतना एडवांस टैक्स जमा कर दिया। अगले क्वार्टर में जाते जाते एस्टिमेशन चेंज हो गया, टैक्स पेबल चेंज हो गया, तो जो फाइनल टैक्स पेबल है उसका 30% नहीं, उसका 45% अभी हमें याद देना है। 621 का 45%। नहीं नहीं सुनो ना, अरे सुनो तो सही, कुछ तो नया सीखो मेरे से, आज आए हो इतना दूर से। तो 621 का 45% होता है 2,79,450। इतना मेरे को यहां तक दे देना चाहिए था। तो मेरे को गवर्नमेंट बोला यहाँ पे इतना दे दीजिए, मैंने बोला इतना क्यों दूं, 49,350 तो दिया हुआ ऑलरेडी। तो 49,350 मैंने पहले दे दिया था, तो अब मैं दूंगा गवर्नमेंट को 231। मोदी जी बोले आप क्या सोचते हो मुंद्रा जी, कितना कमाओगे? मैंने बोला सर 40 लाख तो कमा ही लूंगा। बोला 40 लाख का टैक्स पेबल बताइए। मैंने बोला 9,03,000। बोला 9,03,000 का 75% दे दीजिए। मैंने बोला ये लीजिए 75% होता है इसका 677,250। बोला जमा दे दीजिए। मैंने बोला क्यों दूं, ऑलरेडी इतना दे चुका हूं। तो 279,450 ऑलरेडी दे चुका हूं। ये दोनों जोड़ के आता है 279,450। अरे 677,250 में से 279,450 दिया हुआ है, तो मोदी जी आप में से 397,800 और ले लीजिए। 15 मार्च तो बोले मोदी जी एस्टिमेशन वही है कि चेंज है? बोला चेंज है, 32 लाख कमाएंगे, टैक्स होता है 693,400। तो बोला दे दीजिए। मैंने बोला क्यों दो 693,400, इतना ऑलरेडी दिया हुआ है।
ये तीनों होता है 677 250, इतना दिया हुआ है। तो 693 400 में से 677 250 दिया हुआ है, तो अब हम आपको सिर्फ 16,150 रुपए देंगे। तो ये आपको समझ में आया कि एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। एस्टिमेशन चेंज होने पे 15 30 30 25 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, 15 45 75 100 वाला फॉर्मूला लगेगा, और जितना टैक्स पहले दे दियो उतना माइनस कर दो। समझे? मजा आया? ये तो कोई खास था ही नहीं। इसके बाद वाला सम अपने कॉपी में भी लिखेंगे, और वो इससे एडवांस। नाम बताओ वर्षा जी। वर्षा ही है ना? वर्षा पूरा नाम बता देती। वर्षा राय। तो हमारे यहाँ एक एसएससी है जिसका नाम है वर्षा राय। पूरा नाम वर्षा राय है। अरे भाई होता है तो रे हो जाए तो वट एवर। हाँ, तो हमारे यहाँ एक एसएससी है जिसका नाम है वर्षा राय। इनकम्प्लीट है, नाम कुछ मिसिंग है। जब इसका जब इस लड़की का शादी हो जाएगा तब इसका नाम सही हो जाएगा। बताऊं क्यों? सपोज वर्षा राय, कुछ भी नाम यहाँ पे आगे बैठा दो, एच बैठा दो, तब इसका नाम हो जाएगा पूरा VRX। तब एकदम परफेक्ट नाम वाला VRX। VRX तभी ऐसे लगेगी। अभी इनकम्प्लीट है VR। क्या VR मैडम? व्हाट यू आर? खाली VR लिखती हो आप। यू आर इनकम्प्लीट राइट नाउ। तो फाइनली हमारे यहाँ एक एसएससी है जिसका नाम है VR। एंड ये VR लड़की जो है ना, ये हमेशा केबीसी के लिए ट्राई करती रहती है। शी सो पॉजिटिव, ये डेली 4 टेलीफोन लेके अमिताभ जी को फोन लगाती रहती है। अमिताभ जी से फोन पे बात भी करते हैं, लेकिन इसको बुलाते नहीं है। और ये हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ये सोचती रहती है, इस बार बुलाएंगे और 5 करोड़ जीतूंगी। ठीक है। अभी इसका कोई बिजनेस से इनकम हुआ है इस साल से 10 लाख रुपए, जिसपे TDS कटने वाला है से 5,000 रुपए। इससे लोग बोले कि भैया आपको एडवांस टैक्स दे देना चाहिए। बोला एडवांस टैक्स क्या होता है? बोला आप अपनी इनकम एस्टिमेट करिए, और उस एस्टिमेटेड इनकम पे आप अपना जितना टैक्स लायबिलिटी होता है पहले दे दीजिए। बोला मैं कैसे दूंगी इतना टैक्स? बोला क्यों, पैसे तो आए हैं, टैक्स दे दीजिए, 15 45 75 100 दे दीजिए। बोला मेरे को भी अमिताभ जी 5 करोड़ देने वाले हैं, 5 करोड़ पे टैक्स ही 1.5 करोड़ हो जाएगा, मैं इतना कहां से दूंगी अभी? पॉजिटिव लड़की है। ये बोल रही है अमिताभ जी मुझे 5 करोड़ देने वाले हैं, वो तो पक्का ही है देंगे, मैं फोन लगा रही हूँ ना, देंगे ना। तो जब वो देंगे तो मेरा 1.5 करोड़ का टैक्स हो जाएगा। तो मेरा एस्टिमेटेड इनकम तो इस साल 5 करोड़ 10 लाख है। तो मैं इतना एडवांस टैक्स कैसे दूं? पैसे आने दो मेरे पास। अब बताओ मोदी जी क्या बोले इस लड़की को? तो जितना मिला है उस पे देना, तो फिर एस्टिमेट करने की बात क्यों कर रहे हो मोदी जी? एस्टिमेट अभी तक तो मिला सिर्फ 2 लाख रुपए ही है, एस्टिमेटेड है 10 लाख होगा। तो जब आप बिजनेस इनकम एस्टिमेट करने बोल रहे हो तो ये तो मेरे को श्योर है मिलेगा। तो लॉ ने अपने प्रोविजंस में इंसर्ट किया, ये दो इनकम आपको एस्टिमेट नहीं करनी। ये दो इनकम जब हो जाए तब इसका एडवांस टैक्स दे दीजिएगा। 1 कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब। और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दो इनकम जब आपको जिस क्वार्टर में हो जाए उस क्वार्टर से उसका एडवांस टैक्स दीजिए। डोंट एस्टिमेट दिस। आप कॉपी में जाइए और कुछ नोट्स लिखिए, जहां तक लिखा हुआ है वहीं तक परफेक्ट है, कुछ नोट्स लिखिए आगे। नंबर 1, estimation may change from quarter to quarter. Estimation may change from quarter to quarter. क्वार्टर मतलब पौवा नहीं, क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून।
बोला वो तो सर हर क्वार्टर में एस्टिमेशन चेंज होता ही है हमारा। अरे वो क्वार्टर नहीं रे भाई, पौवा नहीं, अप्रैल मई जून। दूसरा, टू इनकम या टू वैरायटीज ऑफ इनकम need not to be estimated. Two varieties of income need not to be estimated. Its tax shall be paid. Its tax shall be paid from the quarter when it is earned. Its tax shall be paid from the quarter when it is earned. कौन सी टू इनकम? वन, कैजुअल इनकम। आपको पता है कैजुअल इनकम पे मोटा मोटी 30% टैक्स लगता है, पता है ना ये बात? लॉटरी पे 30% टैक्स लगता है, बेटिन पे 30%, कौन बनेगा करोड़पति पे 30%। एंड दूसरा, दूसरा अरे कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे 20% या 10% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर का हो तो 10%, अदर का हो तो 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर का हो तो 10%, अदर का 20%। शेयर का 10%, अदर का 20%। तो ये दो इनकम आपको एस्टिमेट नहीं करनी। अब इस नोट को लेते हुए हम लोग सब नोट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। इतना टफ सम एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये लाइन समझने के लिए वो सब जरूरी है। आओ, illustration. Mr. X has following estimation. Date, estimated income and estimated TDS. समय ये डेट बताइए, 15 जून। एक मिनट, एस्टिमेटेड इनकम, सैलरी की इनकम एस्टिमेटेड है 10 लाख, पीजीबीपी की इनकम एस्टिमेटेड है 40 लाख, टीडीएस एस्टिमेटेड है 3 लाख। 15 जून खत्म। 10 लाख, पीजीबीपी 40 लाख। 15 सितंबर के दिन सैलरी इनकम एस्टिमेटेड है 10 लाख, पीजीबीपी इनकम एस्टिमेटेड है 30 लाख, टीडीएस एस्टिमेटेड है 2.5 लाख। ठीक है, और कुछ समय नहीं दिया हुआ, आगे बढ़े। यानी इसके बाद उसका एस्टिमेशन चेंज नहीं हुआ। 15 दिसंबर को भी यही एस्टिमेशन है, 15 मार्च को भी यही एस्टिमेशन है, मतलब क्लियर। ऑन 9/11/21, 9/11/20 he earned lottery income 5 लाख, टीडीएस कटा 1.5 लाख। ठीक है। ऑन 3/2/21 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी 4 लाख, टीडीएस कटा 0, नहीं कटा टीडीएस। ज्वेलरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ज्वेलरी, find when and how much advance tax is payable.
आओ आंसर्स करते हैं। बात करोगे तुम, लिखेगा हम। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। कैलकुलेटर से ज्यादा अपने कॉमन सेंस पे भरोसा रखना भाई। कैलकुलेटर धोखा देगा, कॉमन सेंस धोखा नहीं देता। बताओ एस्टिमेटेड इनकम कितनी है? नहीं नहीं, एस्टिमेटेड इनकम पूछ रहा हूं मैं। तो सर एस्टिमेटेड इनकम है दोनों मिला के 50 लाख। 15 सितंबर के दिन 40 लाख। 15 दिसंबर के दिन, अरे नहीं दोस्त, कुछ पूछता हूँ मतलब तो है ही। लॉटरी भी तो हुआ है, एस्टिमेट करना नहीं है, लेकिन जब हो जाए तब तो देना ही है। तो आपको थर्ड क्वार्टर में लॉटरी की इनकम हो गई थी 9, 11, 20 को। तो 15 दिसंबर के दिन आपको पता है मेरे को लॉटरी हुई है, तो 45 लाख। 15 दिसंबर मार्च दिन 45 लाख तो पहले से ही था, प्लस 4 लाख और हो गया 49। क्लियर हुआ? इसको एस्टिमेट नहीं करना, लेकिन जिस क्वार्टर में हो जाए उस क्वार्टर से इसका एडवांस टैक्स देना। अब टैक्स लायबिलिटी निकालते। लो भाई तुम लोग निकालो, मैं तो बैठा हूँ। मेरा तो 13 पैंसठ आ रहा है। अच्छा आपने टीडीएस निकाल दी, गुड। तो ये आया 13,65,000। इसमें टीडीएस माइनस किया 3 लाख, तो ये आ गया टैक्स पेबल 10,65,000। और 10,65,000 का आपको 15% देना है। परसेंटेज है 15%। तो आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आती है 1,59,750। उसमें से अभी तक आपने कुछ दिया है क्या? नहीं सर, ये तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट है। तो आपका एडवांस टैक्स पेबल आ गया, एडवांस टैक्स पेबल आ गया 1,59,750। लो भाई, पहला क्वार्टर सल्टा दिया। आगे बढ़े। अगले क्वार्टर का इनकम है 40 लाख। तो टैक्स लायबिलिटी बता दो। नहीं नहीं, ये इस बार टीडीएस लेस नहीं की है। अब टीडीएस बता दो भाई। टीडीएस 2.5 लाख, तो 8,03,000। कितना देना है यहाँ तक? $3,61,350। पहले कुछ दिया हुआ है, यस। तो अभी आपको जमा करना है 2,01,600। अगली बार एस्टिमेशन चेंज हो गया, 45 लाख हो गया। बताओ भाई टैक्स लायबिलिटी 5 लाख को अलग कर देना भैया। 5 लाख पे डायरेक्ट 30% है, लॉटरी है ना। तो पहले जो 40 लाख निकला था वही धरो। सुन रहे हो? बस ये धरो। और 5 लाख पे सीधा 30.9 मार दो। 13.9 नहीं, 31.2। 30% का टैक्स और 4% का सेस। देखो 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 कैसे। टैक्स आएगा 30% लॉटरी पे, और हेल्थ एजुकेशन सेस आएगा 4%। 4% क्या चीज था? 4% ऑन टैक्स, तो 1.2। 4% ऑफ 30, तो लॉटरी पे डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा 31.2%।
तो ये जितना आपका आया 10,53,000, उसमें आप 5 लाख का 31.2% निकाल के ऐड कर दो, 1,56,000। तो 10,53,000 प्लस 1,56,000, 12,09,000। टीडीएस बताओ क्या 1.5 लाख? 5 लाख पे 1.5 लाख। हाँ 2.5 लाख तो पहले से ही था और 1.5 लाख और, तो टीडीएस इस बार हो गया 4 लाख। 2.5 लाख पहले से ही था और 1.5 लाख और हो गया, तो 4 लाख हो गया। अब आपका टैक्स पेबल आ गया 8,09,000। आई होप क्लियर। जितना भी पहले इनकम था, यदि एस्टिमेशन चेंज नहीं हुआ है तो वो इनकम एज इट इज ले लो, और 5 लाख पे 31.2% मारा, ये 31.2 कैसे ले रहे हैं यहाँ पे, 31.2 मारते ही आया टोटल टैक्स। पहले जितना टीडीएस था, यदि एस्टिमेशन चेंज नहीं हुआ तो सेम 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख, इसका 5 लाख पे टीडीएस, ये आ गया टैक्स पेबल। अब आगे की कहानी आपको पता है, स्कोप पर 75% लेना है, और पहले कुछ दिया हुआ है 3,61,350 दिया हुआ है, 606,750 माइनस 361,350, 2,45,000, इतना आपको और देना है। ये बता दो आप। क्यों ज्वेलरी दिया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल में, नॉन ज्वेलरी है भाई। शेयर पे 10, अदर पे 20, तो टैक्स कितना होगा? टैक्स होगा 20%, तो टैक्स और 4% से 20.8% टैक्स लग जाएगा। टैक्स लगेगा इतना और 4% इसका से 20.8% टैक्स लग जाएगा। तो 4 लाख पे 20.8 कितना होता है? 4 लाख पे 20.8 होता है 83,200। तो दोनों मिला के कितना होता है? 12,92,200। इस सम को मैंने आपका होमवर्क छोड़ दिया, आपको अपने आप करना। टैक्स था 20%, इसको 50% से लिया, 4% से 20.8, जितना टैक्स पहले था उसको एज इट इज कॉपी किया, और इस 4 लाख पे 20.8% मारा। 4 लाख पे 20.8% मारा तो आया 83,200। इन दोनों को मिला के टैक्स आ गया 12,92,200, इन दोनों को ऐड कर। अब आपका टीडीएस में कोई इजाफा नहीं है, टीडीएस इसके ऊपर नहीं कटा, तो वही का वही 4 लाख का टीडीएस है, जो पहले एस्टिमेटेड था वही है। तो अब आपका टैक्स पेबल आ गया दिस माइनस 4 लाख 892,200, इसका 100% आपको देना है 892,200। जितना पहले दिया हुआ उतना माइनस कर दो, इन तीनों को जोड़ेंगे ना तो यही अमाउंट आएगा। तो इतना टैक्स पहले दिया हुआ इतना माइनस कर दो, रिमेनिंग आपको और देना है 285,450। दिस इज योर होमवर्क, आप इसको दोबारा बना। तुम्हारे पापा, मेरे पापा सीनियर सिटीजन, पैसे वाले पापा है भाई। उनकी इनकम है करीबन, उनकी एफडी की हुई है मार्केट में करीबन 70 लाख की। एफडी पे उनका इंटरेस्ट आता है करीबन 70 लाख में क्या होगा पापा, 170 लाख। तो 170 लाख की एफडी की हुई है, उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट आता है 7%। सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट भी ज्यादा आता है, तो कमा लेते घर बैठे बैठे 12 लाख रुपए कमा लेते। 12 लाख का टैक्स हो जाता है मोटा मोटी 1,50,000 के करीब में। हाँ, टीडीएस कटता हार्डली 17,000 रुपए, 1,12,000 रुपए टीडीएस कटता है। तो उनका टीडीएस कटने के बावजूद भी टैक्स लायबिलिटी है। अब गवर्नमेंट बोलेगा मिस्टर सीनियर मुंद्रा जी आप एडवांस टैक्स जमा करिए,
तो पापा बोलेंगे भैया हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है सही बात है यार, जब उसका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, खाली सीनियर सिटीजन है, नहीं देना चाहो। टैक्स तो देना ही है, एडवांस टैक्स। तो किसको रिलैक्स किया? सीनियर सिटीजन जिसका पीजीबीपी इनकम नहीं है। ओके, ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद की कोई खास बातें काम की नहीं है। सम्स दिए हुए वो सम आप घर पे बनाइएगा। बहुत सारे सम्स दिए हुए तो बहुत सारे सम बनाइएगा। लाइन से सम दिए हुए सब बनाते जाइएगा। खत्म। तो एक नोट लिख लेते हैं, एडवांस टैक्स खत्म। इसलिए हम पढ़ लेते हैं, बेसी ना पढ़ा दे, कुछ है ही नहीं। एक नोट और लिख लीजिए, एन एसएससी हु इज सीनियर सिटीजन and not having PGBP income. PGBP मतलब profit and gains from business or profession. Not having PGBP income, comma, need not to pay advance tax. Market important. Need not to pay advance tax. आओ एक और छोटा सा चैप्टर करते हैं जो एडवांस टैक्स से जुड़वा भाई है, उसका नाम है इंटरेस्ट। जुड़वा भाई है भाई, करना पड़ेगा। चैप्टर थोड़ा सा चेंज हो गया और हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट। एडवांस टैक्स नहीं भाई है, बेवजह सिलेबस में मतलब मैथ में तोड़ा हुआ है। ये ऑलमोस्ट एडवांस टैक्स है भाई, हम उसे छुड़वा देता लेकिन वो मिलता जुलता भाई है ना, इसलिए कुछ नहीं बोला। सेक्शन है 234A, 234B, 234C। तीन सेक्शन हमें करना है, 234A, 234B, 234C। ठीक है, याद करना ही नहीं पड़ेगा 234। अब ये है क्या ये बताओ। हमारा ए तो एक बार एकदम बकवास से एकदम लास्ट में करेंगे, 2 मिनट का काम है, लास्ट में चलेंगे। ये दोनों मेन है। 234B क्या बोल रहा है ये सुनो, और 234C क्या बोल रहा है ये सुनो। दोनों एडवांस टैक्स से लिंक है। आपको पता है कि 15 जून के दिन मुझे अपना 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स देना है, 15 सितंबर के दिन 45% एस्टिमेटेड टैक्स देना है, 15 दिसंबर के दिन 75% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स देना है, 15 मार्च के दिन मेरे को अपना 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स देना है। तुम मासूम हो, तुम नहीं पूछे, लेकिन सारे लोग एक ही बात पूछते, नहीं दिया तो क्या कर लेगा, नहीं दिया तो क्या कर लेगा। तो लॉ बोलता है कुछ नहीं भैया, इंटरेस्ट देना। क्या रेट से? 1% पर मंथ। ठीक है, लिखना नहीं, आराम से समझना है सर, बहुत टेढ़ी बात है, आराम से समझना। 1% पर मंथ। अब ये वैसे तो टॉपिक हो गया, जाओ 1% पर मंथ देना है, लेकिन जब कैलकुलेशन पे जाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक बंदा अप्रैल से मार्च में कमाता है और इनकम टैक्स रिटर्न भरता है अगले साल की 31 जुलाई के दिन, या 30 सितंबर के दिन, या 31 अक्टूबर के दिन। अगले साल जाके वो अपना एडवांस टैक्स, अगले साल वो जाके अपना टैक्स देता है। तो लॉ ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, आप यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स दे दीजिए। यदि आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट कम हुआ तो पहला इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, पिक्चर ही बताएगी आपको। यदि आपका
पहला इंस्टॉलमेंट कम हुआ तो इस इंस्टॉलमेंट में जितना शॉर्टफॉल हुआ, शॉर्टफॉल मतलब जितनी कमी, जितना शॉर्टफॉल हुआ उसके ऊपर आपको 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और सर 3 महीना कहां से आया? यहां से यहाँ 15 जून से 15 सितंबर 3 महीना होता है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल रहा तो आपको 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता ना यहाँ शॉर्टफॉल रहा लेकिन यहाँ पे ठीक कर दिया, तो यहाँ पे जितना शॉर्टफॉल रहा उसके लिए सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे ठीक कर दिया तो बढ़िया। यदि यहाँ पे भी शॉर्टफॉल रहा तो फिर 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। यहाँ पे जो शॉर्टफॉल रहा 15, ये वाले इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो उसके ऊपर पे भी 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। ये 15 सितंबर में जितना 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर में जितना शॉर्टफॉल रहा, 15 मार्च में भी यदि शॉर्टफॉल रहा तो 1% की रेट से 8 महीने का इंटरेस्ट देना है। सर 8 महीना कहां से है? सिर्फ मार्च था, बता रहे सिर्फ मार्च था। ये इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं 234C। पूरी बात सुनोगे भाई तभी समझ में आएगा, बीच में परेशान मत हो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को जो आपने नहीं दिया, ये शॉर्टफॉल रहा, तो 3 मंथ्स की रेट से 1% इंटरेस्ट। 15 सितंबर में जितना शॉर्टफॉल रहा 1%, 15 दिसंबर के दिन जितना शॉर्टफॉल रहा 1%, 3 महीना, 15 मार्च के दिन यदि शॉर्टफॉल रहा तो सिर्फ मार्च महीने का इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं 234C। अब 234B आएगा पिक्चर में। मार्च महीने तक का इंटरेस्ट ले लिए। अब 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, देखिए मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक तो इंटरेस्ट निकल चुके हैं। 8 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके जब तक आप टैक्स नहीं देते, टिल टैक्स नॉट पेड, वहां तक के पीरियड के लिए 1% की रेट से, पर मंथ की रेट से 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा ना। मतलब सर ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, कोई बात नहीं। एक बंदा है जिसका टोटल इनकम निकला 40 लाख, उसका टीडीएस निकला 0। एक बार इजी रहते हैं, हाँ, टीडीएस है 0। उसने एडवांस टैक्स दिया 15 जून के दिन 50,000 रुपए, फिर 15 सितंबर में उसने 40,000 और दे दिया, फिर 15 दिसंबर के दिन उसने 1 लाख रुपए और दे दिए, और 15 मार्च के दिन उसने 1 लाख रुपए और दे दिए। फिर पूछा भैया जी हो गया? तो हम लोग बोले भैया निकालेंगे तब बताएंगे। बोला देखिए क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, थोड़ा बताइए हमको। तो हम लोग बोले देखिए भाई साहब, आपने इतना दिया है वो अलग बात है, होता कितना वो हम आपको बताते हैं। आपकी इनकम कितनी ठहरी? 40 लाख। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होना चाहिए? हम तो इतना तेज नहीं है ना, हम तो कैलकुलेटर निकालेगा ना। इसको पर 1.04 मारने आप भूल गए। अरे बाबा याद है लड़की को। 10,53,000। तो 10,53,000 इसको बोलते आश्चर्यचकित कर देना। अब आपको 15 जून के दिन भाई साहब दे देना चाहिए था 10,53,000 का 15%, यानी 1,57,950। 15 सितंबर के दिन दे देना चाहिए था आपको 157,950, 1053 का 45%, इतना अमाउंट आपको दे देना चाहिए था। इतना अमाउंट आपको यहां तक दे देना चाहिए था। हाँ, इसको लेके आइए, ये क्यूमुलेटिव है। 15 दिसंबर के दिन 10,53,000 का 75% तक पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए था, और 15 मार्च के दिन हमारे पास पूरा 10,53,000 आ जाना चाहिए था। हाँ, अब आपका शॉर्टफॉल कितना आप देख लीजिए। यहां तक आपको 157,950 दे देना चाहिए था, यहां तक 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 आपने दिया सर 50,000, तो आपका 107,950 शॉर्टफॉल है। 107,950 आपका शॉर्टफॉल है।
अब यहां तक 45% यानी 473,850 दे देना चाहिए था। यहां तक आपने दिया है टोटल 90,000, 50 पहले दिया था, 40 अभी दिया, तो अभी आपका शॉर्टफॉल है 3,83,850। यहां तक आपको इतना 789,750 दे देना चाहिए था, और आपने यहां तक दिया सिर्फ 1,90,000, तो 789,750 माइनस 1,90,000, आपका यहां तक शॉर्टफॉल है 599,750। यहां तक आपको पूरा 10,53 चुका देना चाहिए था, और यहां तक आपने दिया सिर्फ 2,90,000, तो 10,53 माइनस 2,90,000, 763 आपको यहां तक दे देना चाहिए था। ये शॉर्टफॉल आपका। तो इस दिन आपका जितना दिया और जितना देना चाहिए था मिला के 1,07,950 रुपए शॉर्टफॉल है। इस दिन यहाँ पे जितना यहाँ तक आ जाना चाहिए था और जितना आपने दिया वो मिला के शॉर्टफॉल इतना एंड सो ऑन सो। तो सुनिए 15 जून में जितना शॉर्टफॉल है ना 107,950, उस पे आप 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट दे दीजिए। 15 सितंबर के दिन जितना शॉर्टफॉल है ना 383,850, इसका 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट दे दीजिए। 15 दिसंबर के दिन जितना शॉर्टफॉल है ना दैट इज 599,750, इसका 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट दे दीजिए। और 15 मार्च के दिन जितना शॉर्टफॉल है ना 763, 1% की रेट से 1 मंथ का इंटरेस्ट दे दीजिए, और ये अमाउंट आपका आ रहा है 107,950 इंटू 3%, 3,200, 383। जो वीडियो देख रहे हो उन्हें पता है कि कुछ टेक्निकल एरर है, तो टेक्निकल एरर है मुझे पता है, लेकिन अभी मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो आप बीच में मत आइए। समझने के लिए परफेक्टली जा रहे हैं हम लोग। 3%। टेक्निकल एरर क्या मैं बताता हूँ। टेक्निकल एरर लोग बोलते हैं इस अमाउंट को 100 रुपए में राउंडेड ऑफ कर देना चाहिए। वो ठीक है, कर लेंगे ना यार, अभी तो सीख रहे हैं। अभी तो 1%, 3% ये कैलकुलेशन तो दिमाग में आए कि हो क्या रहा है। 599,750, इसके ऊपर 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट, या 17,993 रुपए। 763 इंटू 1%, या 7630। तो भाई साहब इतना आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो ये इंटरेस्ट आपका अभी तक 31 मार्च तक का हुआ है। आप बैलेंस टैक्स कब देंगे? तो उसने बोला बैलेंस टैक्स हम देगा 31 जुलाई को देगा। तो ये इंटरेस्ट तो मार्च तक का है। अब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट और बनता है। शॉर्टफॉल तो यही चल रहा है, 31 मार्च के दिन जो शॉर्टफॉल था वही शॉर्टफॉल है। तो 7,63,000 के ऊपर 1 अप्रैल से लेके जब तक आपने टैक्स नहीं दिया इतने पीरियड के ऊपर 1% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। 1% इंटू 4 मंथ, तो 763 इंटू 4%, 30,520। और इस इंटरेस्ट को बोलते हैं 234C का इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को बोलते हैं 234B का इंटरेस्ट। समझे? दोनों मिला के कितना आया? तो सर 234C का इंटरेस्ट आया 3239, 11,515, 17,993, 7630। ये इंटरेस्ट हुआ आपका अप टू मार्च, और ये इंटरेस्ट हुआ आपका 234B वाला अप टू जुलाई। दोनों मिलाते आपको इंटरेस्ट देना है 70,897। अब आपको समझ में आ गया कि एडवांस टैक्स की डिले करने से या एस्टिमेशन गलत करने से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पेनल्टी हम लोग नहीं लेते, सिर्फ इंटरेस्ट लेते। हाँ क्लियर? 234C क्या है, 234B क्या है? बोलिए। यदि आप 7,63,000 मार्च में पूरा दे देते हो तो 234B में आपका इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। हमको तो बात वो कुछ नहीं बोला, तो इम्प्लाइड अगला रिटर्न भरेगा तभी बचा हुआ टैक्स देगा। खैर जब दिया जो दिसंबर में बोल दिया उसने मार्च में अपना सारा टैक्स क्लियर कर दिया,
15 मार्च नहीं, वो 31 मार्च को भी यदि अपना सारा टैक्स क्लियर कर दे तो 234B वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बस कॉपी में पहले लिखते हैं, उसके बाद एक सम बनाते हैं, तब पूछेंगे क्लियर हुआ कि नहीं। अभी तो हाफ हर्टेड है अपने। और कॉपी में चले लिखे इंटरेस्ट, कॉपी में चले लिखे इंटरेस्ट फॉर एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल। Interest is payable under section 234B and 234C. Section 234C. Interest for shortfall in installments. Interest for shortfall in installments. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपको पता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दिया जाता है? 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर। शॉर्टफॉल, जितना शॉर्टफॉल रहा क्यूमुलेटिव, मतलब सब मिलाते यहां तक जितना शॉर्टफॉल रहा उसको पर 1% की रेट से 3 मंथ्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, जितना भी शॉर्टफॉल रहा क्यूमुलेटिव 1% की रेट से 3 मंथ्स, पूरा हूबहू कॉपी। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, जितना शॉर्टफॉल रहा क्यूमुलेटिव 1% पर मंथ की रेट से 3 मंथ, एकदम सेम टू। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, जितना भी शॉर्टफॉल रहा क्यूमुलेटिव उसको पर 1% पर मंथ की रेट से 1 मंथ 1 मंथ। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि 31 मार्च तक का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। अब क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? सेक्शन 234B, इंटरेस्ट फॉर शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स। ये इंस्टॉलमेंट का नहीं बात हो रहा है, ये एडवांस टैक्स। मार्च तक तो पूरा एडवांस टैक्स दोगे। तो इंटरेस्ट फॉर शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स फ्रॉम 1st April of assessment year till the date of payment at the rate 1% per month on shortfall. शॉर्टफॉल इन टैक्स, जितना आपने टैक्स कम दिया। Interest for shortfall in advance tax from 1st April of assessment year till the date of payment of tax at the rate 1% per month on shortfall. हम्म 15 जून से लेके 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, ये जून से सितंबर तक का था। 15 जून से 15 सितंबर, ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर, ये 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये 15 मार्च से 31 मार्च, और 1 अप्रैल से ये शुरू।
एग्जाम पूरा जब आप रिटर्न भरेंगे तब आप इसका ये सारे इंटरेस्ट निकाल के आपसे लेगा। जब आप रिटर्न भरेंगे 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर को जब आप अपना रिटर्न भरेंगे तो ये सारा कैलकुलेट करके आपको डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर ही बता देगा आपको एडवांस टैक्स कितना देना है। हिसाब से सिलेबस में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग जब रिटर्न भरते हैं ना तो अपने आप ही निकाल के बता देगा, और मतलब ये सॉफ्टवेयर ही निकाल देता है। लेकिन एग्जाम्स लिए हम लोग को मैनुअली सीखना पड़ता है। रियल लाइफ में हम लोग कभी इसको कैलकुलेट नहीं। हाँ, वो वाली बात भी है, तो अभी भी हटा दो, अभी भी हटा नहीं रहे, अभी इसलिए नहीं हटा रहे हैं सिलेबस से। ये सपोज आपकी कंपनी 4 करोड़ की या 400 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी है और अभी कंपनी के पास फंड की लिक्विडिटी की कम, तो बॉस तो तुमको बुला के पूछेगा ना कि हे अतुल देव, इस क्वार्टर का यदि एडवांस टैक्स ना दे तो क्या होगा। तो अतुल देव बोलेंगे इंटरेस्ट लगे, कितना लगे। तो बोला सर वो तो पोर्टल बताता है, जब रिटर्न करेंगे तब मालूम पड़ेगा। मतलब फिर आपको क्यों रखे, जब सब कुछ कंप्यूटर ही बताएगा तो फिर आप किस बॉस फटाक से बोलेगा। तो उस समय अतुल पे पड़ा हुआ काम आएगा कि सर आप यदि अभी टैक्स नहीं देते हो तो आपको इतने का नुकसान है। 15 सितंबर में पूरा क्लियर कर दीजिए, जैसे 3 महीने का इंटरेस्ट है। अभी तो आओ एकेडमिक पढ़ते। मिस्टर एक्स हैज फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल्स, हम लिखिए भाई, मिस्टर एक्स हैज फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल्स। मिस्टर एच फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छी बात है कि ये होते ही आपका इंटरेस्ट टॉपिक भी हो जाएगा और आज की क्लास भी हो जाएगी। मिस्टर एच हैज फर्निश्ड यू फॉलोइंग डिटेल्स। He filed return on 31st October of assessment year and paid entire outstanding tax. तो उसने अपना टैक्स कब दिया, 31 अक्टूबर। इसको डेट को चेंज करता हूँ, 17 अक्टूबर। इस तारीख को चेंज करके मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे डेज वाइज कैलकुलेट नहीं होता। अक्टूबर में 17 अक्टूबर तो दो या 31 अक्टूबर तो दो, पूरे अक्टूबर महीने का इंटरेस्ट है। 1% पर मंथ, मतलब पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पूरा इंटरेस्ट है। अक्टूबर को 3 तारीख को भी पेमेंट करेंगे तो पूरे अक्टूबर का इंटरेस्ट है। इट्स टोटल इनकम एज पर रिटर्न, उसने अपने रिटर्न में इनकम दिखाई है 60 लाख। इट्स टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 5 लाख। He paid advance tax on 15 July of previous year 8 लाख। 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 7 लाख। 5 लाख। 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 2 लाख। 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर 1 लाख। इतना उसने अपना एडवांस टैक्स दिया। फाइंड इंटरेस्ट पे, फाइंड इंटरेस्ट पे। बहुत ही प्यारा सम है, कैसे हैंडल करेंगे। टोटल इनकम बताइए।
टोटल इनकम है 60। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी बताइए। आलस मत करिए, बताइए। मेरा आ गया। मेरा तो आ गया भाई, मैं 10 सेकंड में निकाल लेता हूँ यार। क्या बात है, 50 लाख के ऊपर 30%, एक बार 500 ऐड किया, उसके ऊपर 1.1 सरचार्ज, 1.046, तो 18,44,000। टीडीएस कितना कटा है? 5 लाख। तो इसका टैक्स पेबल कितना है? 13,44,700। अब इसका एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट कब बनता है? इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होता है, क्यूमुलेटिव डेटा बना लो। क्यूमुलेटिव मतलब 15, 45, 75, 100, 15 जून तक, 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको दे देना चाहिए था 13,44,700 का, आपको 15% दे देना चाहिए, 2 लाख। 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर तक 13,44,700 का 30%, 45 क्यूमुलेटिव निकाल रहे इतना। और वैसे 15 दिसंबर तक आपको 13,44,700 का 75% देना चाहिए। और उसके बाद मुझे नहीं चाहिए। 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको 13,44,700 का 100%, यानी इतना ही दे देना चाहिए। अब आप ये बता दीजिए आपने दिया तो टैक्स पेड, टैक्स पेबल 15 जून के दिन आपका हो रहा है 201705, और आपने दिया है, ये पेबल है और ये पेड है। आपने 15 जून तक दिया 1 लाख, सर इसमें तारीख चाहिए तो 15 जून। तो आपका शॉर्टफॉल कितना हुआ है? 1,01,705। 15 सितंबर के दिन आपको देना चाहिए था 605,115। आपने कितना दे दिया? 6 लाख। क्यूमुलेटिव डेटा है ना, अभी तक आपने 6 लाख दे दिया, 5,115 आपका बढ़ा दिया, तो 6 लाख। तो अभी तक आपने कितना दे दिया? 7 लाख दे दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आप ज्यादा दे देंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मिलेगा भी कुछ। कम दे दिए तो इंटरेस्ट ले लेंगे, ज्यादा दे दिए तो कोई बात। क्लियर? तो आपका कोई शॉर्टफॉल ही नहीं है। क्लियर? वो तो लास्ट में देखेंगे ना आती ज्यादा, ये इंस्टॉलमेंट आपने ज्यादा दिया, टोटल आपका देखेंगे अभी आपको कितना देना था। तो यहाँ पे आपको दे देना चाहिए था 10,08,525। आपने यहाँ पे दे दिया है 1 लाख पहले, 6 लाख बाद में, 7 लाख और 2 लाख बाद, तो 9 लाख आपने दे दिया। 1,08,525 अभी भी आपका शॉर्ट, वापस शॉर्टफॉल आ गया। मैडम आप तो रिफंड की बात कर रही थी। 13,44,700 आपको देना चाहिए था, यहाँ पे आपने 10 लाख दिया, तो अभी आपका 3,44,700 शॉर्टफॉल है क्यूमुलेटिव। ठीक है,
अब आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूं। अरे कहाँ जाते हो, इसमें इतने सारे सम बनाए हुए भैया, सारे सम बना लेना। टॉपिक फिनिश कर। तुम लोग तो इतने छोटे पॉइंट समझ में आ जाते। अब इंटरेस्ट लगेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहले बताओ कौन सा इंटरेस्ट निकाल रहा हूं सर। 234B 234C का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना शॉर्टफॉल है? 1,01,705, लेकिन इंटरेस्ट के लिए हम लोग उसको राउंडेड ऑफ करते हैं 100। कोई भी फ्रैक्शन इग्नोर। अब 1,01,700 पे 1% की रेट से 3 महीने का या 3,051 आया क्या? वैसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट देते समय मेरा शॉर्टफॉल है 0, तो मेरा इंटरेस्ट भी है 0। थर्ड इंस्टॉलमेंट में मेरा शॉर्टफॉल है 1,08,525, मैंने इसको 1,08,500 कर दिया। इसको पर 1% की रेट से 3 महीना, तो ये आ गया 3,255 रुपए। 55 नहीं, फ्रैक्शन में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंडेड ऑफ कर दिया है, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। तभी तो ये राउंडेड ऑफ करना है, कल्चर है। करो करो। मैथमेटिक्स ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको देना है 344,700, शॉर्टफॉल है। इसका 1% 1 मंथ के लिए आया 3,447। तो आपका टोटल 234C का इंटरेस्ट आ गया, जोड़ जाड़ 3051 3255 3447 9753। ये एक्यूरेट होगा। वो जो वीडियो बीच में देखते हैं ना पढ़े लिखे लोग, मतलब बीच में डिस्टर्ब करते हैं, ये देखो राउंडेड ऑफ नहीं किया। हमको बोलते भाई पढ़ाना अलग आर्ट है, उसमें बीच में बताओ। 9753। सारी टेक्निकल बातें एक साथ बता देंगे तो बच्चा हैंडल कैसे? बता देंगे बीच में थोड़ा रॉन्ग बताया तो क्या होगा? जब क्लास से बच्चा निकला तब उस बात। ओके, अभी इंटरेस्ट बाकी है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B कब से कब तक? भैया जी अभी तक तो 31 मार्च तक हुआ। 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर से लेके 17 अक्टूबर असेसमेंट ईयर। ये डेट कहां से आया सर? अरे इस दिन तो उसने अपना रिटर्न भरा, टैक्स दिया। बताओ शॉर्टफॉल कितना है? जो 31 मार्च से दिन शॉर्टफॉल है वही शॉर्टफॉल है। तो 31 मार्च से दिन शॉर्टफॉल है 344,700, क्योंकि इसके बाद टैक्स ना दिया। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ इनटू मंथ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसको 7/12 कर देते हैं। 7/12 क्या होता है? यदि आप इंटरेस्ट पर एनम होता है ना तो 7/12 किया जाता है, यदि ये तो पर मंथ है 241। तो आपका इंटरेस्ट हो गया भाई साहब 234B का 24129 और 234C का 9753, दोनों मिलाते हो गया है 31,882। इतना इंटरेस्ट आपको और देना रहेगा जब आप अपना रिटर्न भरेंगे टैक्स जमा। वो डिपार्टमेंट अपने आप ही निकाल देगा, मतलब सॉफ्टवेयर अपने आप ही निकाल देगा। 2 मिनट की बात और सुनो फिर छुट्टी। 234B हो गया, 234C हो गया, एक छोटा सा सेक्शन रह गया 234।
ए। यदि कोई बंदा अपना रिटर्न लेट फाइल, रिटर्न भरने की टाइम लिमिट होती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, आप अपना रिटर्न लेट फाइल किए तो जितना डिले हुआ फॉर डिले, जितना आपका टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल मतलब सब माइनस करने के बाद जिसको आप शॉर्टफॉल बोलते हो, इंटू 1% पर मंथ इंटू डिले, जितना डिले पीरियड रहा उतने के लिए 1% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट देना, जस्ट बिकॉज आपने रिटर्न लेट। तो जिनका टैक्स पेबल रहता है उनको तो रिटर्न लेट भरना ही नहीं चाहिए, तो जिनका टैक्स पेबल है उनको 1% पर मंथ की रेट से डिले पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये एग्जाम में नहीं के बराबर पूछा है, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ 234B 234C वाला। कॉपी में चाहिए लिखिए, इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 234A। Interest will be charged at the rate 1% per month on tax payable। टैक्स पेबल मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर डिले पीरियड, फॉर डिले पीरियड। तो जितना पीरियड आपका लेट हुआ उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट 1%। तो छोटा सा थ्योरी है, फिल इन द ब्लैंक में आ गया तो आ गया। न्यूमेरिकल में 234B 234C आएगा,